हम लोग क्या है कि फंड फ्लो, कैश फ्लो और रेशियो तो जान गए कि वो सारा चैप्टर कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। ये जो चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम किसी बुक में देखोगे लिखा रहेगा टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्या रहेगा? टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। और या फिर किसी किसी मटेरियल में या बुक में नाम दिया रहेगा इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, चैप्टर हम लोगों के सिलेबस में 10 नंबर का है। और ऐसे भी कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा ये ऑलरेडी हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस करके पूरा सिलेबस, ये सिलेबस में चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, ये सारा चीज डिस्कस करके पूरा एक सिलेबस का ही रिकॉर्डिंग बनाकर दे दिए हैं। आप लोग उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोगों को ये पता होता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है तो उस पर थोड़ा वर्क करने में सुविधा होती है। समझ रहे हैं? और वो आपका वीडियो दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगर ढूंढने में असुविधा हो तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चला जाइएगा, वहां सिलेबस वाले कॉलम में आपको वो चीज मिल जाए। ठीक है, अभी हम लोगों का चैप्टर है टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट या इंट्रोडक्शन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को 5 कैलकुलेशन सीखने हैं। मतलब टोटल हम लोग कितने पार्ट के ऊपर वर्क करेंगे? 5। स्टार्टिंग में बता दे रहे हैं, एक एक करके हम लोग चलेंगे स्टेप बाय। ठीक है, उस 5 कैलकुलेशन में या 5 प्रेजेंटेशन में हम लोगों को सीखना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। मीनिंग एकदम क्लियर है, सिंपल सा, कि आपको अपने कंपनी का इनकम स्टेटमेंट का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन मतलब पिछले साल कितना इनकम स्टेटमेंट था, इस साल कितना इनकम स्टेटमेंट है, दोनों में कितना चेंजेस हुआ है। ठीक है, वो चेंजेस आप 2 तरीके से निकालोगे। एक आप वो चेंजेस निकालोगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिगर में, अमाउंट में। और दूसरा हम लोग निकालेंगे परसेंटेज, कि कितना हम लोगों का अमाउंट में चेंज हुआ है और कितना हम लोगों का परसेंटेज में चेंज हुआ है। क्लियर है? तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हम लोगों का पहला प्रेजेंटेशन होगा। इसी तरीके से दूसरा चीज इसमें हम लोग सीखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। नाम और मीनिंग सेम है, आइटम बदल जाएगा। जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट जब बनाया जाएगा तो उसमें भी यही होगा, पिछले साल आपका बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम था, कितना कितना का था, और इस साल आपके बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम है, कितने कितने का है। दोनों में कितना एब्सोल्यूट चेंज हुआ, एब्सोल्यूट मतलब कितना अमाउंट में चेंज हुआ, और कितना परसेंटेज में चेंज हुआ, ये आपको निकालना है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में हम लोग पीएल का आइटम लेते हैं और बैलेंस शीट में हम लोग बैलेंस शीट वाला आइटम लेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज वाला। समझ सकते हैं? तरीका जो है सेम रहेगा, एब्सोल्यूट चेंजेस और परसेंटेज चेंजेस निकालने का। तो 2 हम लोग सीखेंगे, एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तीसरा हम लोग इसमें सीखेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का भी पैटर्न पूरा इनकम स्टेटमेंट जैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा माइनर चेंजेस होगा। वो कहां पर चेंजेस होगा वो मैं एट द एंड आपको बताऊंगा। चौथा हम लोग सीखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट बैलेंस शीट वाला ही होगा, लेकिन कॉमन साइज वाले में थोड़ा सा क्या चेंजेस होगा ये हम लोग जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो देख लेंगे। और 5वां एक कैलकुलेशन इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, तो ये 5 तरीके का एनालिसिस आपको इस चैप्टर के अंदर में सीखना है। उसी में से आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे? 10 मार्क्स के। चैप्टर इजी है, इसमें से 10 मार्क्स उठाना आपके लिए सरल होगा। समझ रहे हैं? जो इजी वाला एरिया है उसको क्लियर रखना चाहिए कि उससे हम लोग पूरा मार्क्स उठा लें। उसके बाद टफ वाले एरिया पे ज्यादा वर्क करते रहें कि टफ वाले एरिया पे जितना भी मार्क्स उठा सकें हम लोगों के लिए उतना सही रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या जो फर्स्ट पार्ट है इसका हम लोग आज 2 पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोगों का रहेगा, ये जो फॉर्मेट हमने लिखा है ये है हम लोगों का कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आप फॉर्मेट देख रहे हो, नेम ऑफ द फर्म जैसे जब लिखेंगे तो मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड लिख दिए। ठीक है, टेक्निक ऑफ एनालिसिस। टेक्निक ऑफ एनालिसिस में हम लोग लिखेंगे क्या करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग इसमें करने जा रहे हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, तो हम लोग लिख देंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद नेचर ऑफ एनालिसिस, माने किस तरीके का एनालिसिस ये है
तो नेचर में हम लोग लिखेंगे इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म का मतलब होता है हम लोग अपने ही बिजनेस का कर रहे हैं। इंट्रा फर्म कंपैरिजन या इंट्रा कंपनी कंपैरिजन जब लिखा रहता है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग किसका कर रहे हैं, अपने बिजनेस का ही कर रहे हैं, पिछले साल का और इस साल का कंपैरिजन। ठीक है, अगर मान लो आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अपनी कंपनी का सेम इंडस्ट्री में दूसरे कंपनी के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्री सेम है तो कंपैरिजन बनता है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर क्या करेगा, ये सब कंपैरिजन करके ही फिर अपना पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो अगर मान लीजिए आप अपनी कंपनी का दूसरे सिमिलर इंडस्ट्री के कंपनी के साथ कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग लिखेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, या इंटर कंपनी कंपैरिजन। तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं। बेस ईयर हमेशा लिया जाता है जो आपका पिछला साल रहेगा। जैसे सम्स में मान लो 2 साल का फिगर दिया 23, 24, तो 23 जो रहेगा उसको आप ले लोगे बेस ईयर। ठीक है, ये हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 23 हमारा पिछला साल है, प्रीवियस ईयर, तो उसको बेस ईयर लेंगे, और करंट ईयर जो सम्स में आपका करंट ईयर दिया रहेगा वो हम लोग ले लेंगे करंट ईयर। ठीक है, अब एक इनकम स्टेटमेंट का यहाँ सिंपल फॉर्मेट लिखे हैं। जो लोग स्पेशली 6 सेमेस्टर में हैं, तो 6 सेमेस्टर वालों के लिए तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, या हम लोग बोलेंगे पीएल का फॉर्मेट, जिसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं, वो फॉर्मेट आपके नज़र में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सेमेस्टर 5 में आप लोग कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़कर आए हो। सेमेस्टर 5 के अकाउंट्स में कॉर्पोरेट अकाउंट जो हम लोगों का होता है, तो सेमेस्टर 5 के कॉर्पोरेट अकाउंट में हम लोगों का एक चैप्टर हुआ करता था, कौन सा? कंपनी फाइनल अकाउंट। तो कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़ने के समय तो आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल का भी फॉर्मेट देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बनाया जाता है, और बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट देखा होगा। समझे? बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट क्या होता है, बार बार हम लोगों के पास आता रहता है, तो वो थोड़ा ध्यान में रहता है। जैसे हर ही चैप्टर में तो बैलेंस शीट रहता है, कैश फ्लो करो, फंड फ्लो करो, रेशियो एनालिसिस करो, जो भी चैप्टर करो उसमें बैलेंस शीट सम्स में आता रहता है, तो वो आपके माइंड में होगा। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीएल वाला फॉर्मेट क्या है, हमेशा हम लोगों के सामने आता नहीं है, इसलिए हम लोग जनरली उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो एक बार क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए। सेमेस्टर 5 में कंपनी फाइनल अकाउंट में अगर अच्छे से पढ़े होगे तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो 2-4 बार इसको लिख कर रीड कर लीजिएगा, आपके दिमाग में प्रोसेस सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब पुरानी बात हो गई, उस पर दोहराने से क्या फायदा कि सेमेस्टर 5 में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो अभी क्या कीजिए, अगर आपके माइंड में नहीं है तो इसको लिख कर 2-3 बार रीड कर लीजिएगा, प्रोसेस माइंड में आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट है, स्टेप वाइज लिखना है इसमें हर चीज। जैसे आपके 15 आइटम है तो 15 आइटम स्टेप वाइज चलेंगे। और सम्स में ना, एग्जाम के लिए अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा आइटम होता नहीं है जनरली, समझे? 6-7 आइटम में ही तुम्हारा सम्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को स्टेप एक बार पूरा देखना पड़ेगा और माइंड में रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? पहला जैसे पॉइंट लिखे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम लोग पहले सिंपल भाषा में क्या बोलते थे, सेल्स बोलते थे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग लिख देंगे प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। देखते चलिएगा सम्स में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, एक फिगर लिख के। जैसे मान लो पिछले साल का हम लोगों का सेल्स था 2 लाख, ठीक है। अभी हम लोगों का इस साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 2,40,000। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि एब्सोल्यूट चेंज कितने का हुआ या अमाउंट में चेंज कितने का हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कितने का चेंज हो गया है, 40,000 का। ठीक है। और जब बोला जाएगा परसेंटेज में कितने का चेंज हुआ, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आप एक सिंपल तरीका अप्लाई करोगे, एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो आपको ये मिल जाएगा कितना परसेंट, 20%। दिख रहा है? हम लोग जब भी सम्स में ये निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम लोग तरीका कौन सा यूज करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम लोग तरीका यूज करेंगे एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय
बेस ईयर हम लोग प्रीवियस ईयर को ही लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100 आप करोगे, आपको वो परसेंटेज मिल जाएगा। और सारे आइटम में आपको परसेंटेज ऐसे ही निकालने हैं, सिंपल है। अब आइटम एक बार देख लेते हैं आगे। नंबर 2 में क्या लिखे हैं, अदर इनकम। तो एक आपका सेल्स वाला इनकम रहेगा, एक अदर इनकम, दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा टोटल इनकम। और सब में एब्सोल्यूट चेंजेस और परसेंटेज चेंजेस ऐसे ही निकालते चलेंगे स्टेप वाइज। बस एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई फिगर निगेटिव में आ गया, जैसे पहले 2 लाख था अभी 1,80,000 हो गया, तो 20,000 घटा है ना, तो एब्सोल्यूट चेंजेस में हम लोग उसको ब्रैकेट में रखेंगे कि ये 20,000 घट गया, ठीक है। और परसेंटेज भी जब निकालेंगे, निकालने का तरीका यही होगा, लेकिन उस परसेंटेज को भी हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे कि ये हम लोगों का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो अदर इनकम जोड़कर हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। इसके बाद नंबर 4 में लिखा जाता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंस लिखे गए हैं बिजनेस के, सिंपली आप देख सकते हो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, लिखने में अगर प्रॉब्लम हो तो मैं एक बार रीड कर देता हूं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज, वो जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में क्या डिफरेंस है वो लिखते हैं। फिनिश गुड्स माने चेंज इन इन्वेंटरीज भी है, फिनिश गुड्स भी है, स्टॉक इन ट्रेड है, और WIP वर्क इन प्रोग्रेस का है। इसके बाद इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जितना भी सैलरी वेजेस वगैरह आता है वो आ जाता है। फिनेंशियल कॉस्ट के अंदर आपका आ जाता है जितना भी इंटरेस्ट वगैरह है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, ये सब चीज। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन आप लोग जानते हो फिक्स एसेट्स पे होता है, और अमोर्टाइजेशन किसके ऊपर होता है, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू जब घटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। इसके बाद जो भी अदर एक्सपेंसेस रहेगा सारा ले लेंगे। अब ये सारा एक्सपेंसेस आप ऐड कर लोगे, उसके बाद टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। लेकिन इसको हम लोग नाम क्या दिए हैं, नंबर 5, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नंबर 3 ये है आपका, माइनस नंबर 4, नंबर 4 का आइटम ये रहेगा, ठीक है। अब यहां के बाद एक एक पॉइंट सम्स में रहेगा तो अपने लिखेंगे, नहीं रहेगा तो हम लोग ऑलमोस्ट यहां पर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सम्स की अगर मैं बात करूं ना, तो यहां तक के आइटम के बाद एक आइटम और सम्स में जनरली रहता है, वो हम लोगों का होता है टैक्स का आइटम, समझ रहे हैं। और बाकी की चीजें आपकी बहुत रेयरली मिली है, आज तक के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार माइंड में रखिएगा कि अगर एक्सेप्शनल आइटम दिया है तो वो हम लोग लिख देंगे, तरीका सेम होगा हर स्टेप में, एब्सोल्यूट निकालने का, परसेंटेज निकालने का। उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। इसको लिखने के लिए आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ये कैसे निकलेगा, पॉइंट नंबर 5 माइनस पॉइंट नंबर 6 करके, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 में क्या लिखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हम लोग प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इसमें से क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस कर देंगे, एक्सक्यूज मी। तो अगला आइटम हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 7 नंबर से 8 नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस कर देंगे, अपने को मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद हम लोग लिखेंगे टैक्स एक्सपेंसेस। टैक्स एक्सपेंसेस में आपका 2 तरीके का टैक्स हो सकता है, एक करंट टैक्स और एक डेफर्ड टैक्स, ठीक है। ये दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, जब सम्स करेंगे तो आप देख लीजिएगा। अगर दोनों रहेगा टैक्स में, करंट और डेफर्ड, तो दोनों को ऐड कर लेंगे और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स आइटम माइनस कर देंगे, अपने को मिल जाएगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, पॉइंट नंबर 9, ये माइनस पॉइंट नंबर 10, ठीक है। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या बोलता है कि जो अभी तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं स्टॉप हो जाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों की बात हो रही है। ये जो फॉर्मेट तैयार किया गया, ये तो लार्ज स्केल की कंपनियों को सोचकर तैयार किया गया है, समझ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपका कोई डिसकंटिन्यू बिजनेस है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उसके लिए प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के ऊपर कोई टैक्स रहा तो लिख देंगे टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, टैक्स एक्सपेंसेस।
और डिसकंटिन्यूइंग के प्रॉफिट से डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का टैक्स एक्सपेंस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, पॉइंट नंबर 12 माइनस पॉइंट नंबर 13 मिल जाएगा फिगर। अब हमारे पास दो तरह का प्रॉफिट होगा, एक हमारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला और एक हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला। लास्ट में दोनों को जोड़कर एक साथ दिखा देंगे। पॉइंट नंबर 11 में आप देखो, यहां आपका प्रॉफिट और लॉस आया है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, तो ये ले लेंगे। और पॉइंट नंबर 14 में प्रॉफिट और लॉस आया है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, तो ये ले लेंगे। पॉइंट नंबर 11 और पॉइंट नंबर 14 दोनों को जोड़कर लास्ट में हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, पॉइंट नंबर 11 प्लस पॉइंट नंबर 14। ठीक है, दोनों को जोड़कर लास्ट में टोटल प्रॉफिट मेंशन कर देंगे। अभी क्या है ना कि हम लोगों के सम्स में, फिर से मैं दूसरी बार रिपीट कर दे रहा हूं, जहां तक का आपका पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट नंबर 5 तक ध्यान में रखिएगा। और फिर ये जो टैक्स एक्सपेंस है ना पॉइंट नंबर 10, ये रहेगा आपका, समझ रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 10 लिखने के बाद जो पॉइंट नंबर 11 है प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यहां तक का एरिया जनरली सम्स में श्योर रहेगा। और बाकी के आइटम अगर रहेंगे तो आपने लिख देना है, अगर नहीं रहेंगे तो टाइम के मुताबिक एडजस्ट करके, जैसे एग्जाम में टाइम इनफ है तो लिख दिए, टाइम इनफ नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा फॉर्मेट लिखा गया सम्स करने के समय आपको स्टेप बाय इसको फॉलो करना पड़ेगा। सम्स में आएंगे तो कैलकुलेशन हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे। ठीक है, एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, उसके बाद हम लोग ओवर करेंगे। ये जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, कॉमन साइज वाला फॉर्मेट भी यही रहेगा, तो ध्यान रखिएगा कॉमन साइज के लिए हम कोई अलग से फॉर्मेट आपको लिखकर नहीं देंगे। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, समझ रहे हैं, फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। तो क्वेश्चन ये उठेगा कि सर जब फॉर्मेट पूरा यही है तो फिर इसमें और उसमें चेंजेस क्या है। तो चेंजेस क्या होगा कि उसमें हम लोग जितना भी परसेंटेज निकालते हैं वो बेस ईयर पे नहीं निकालते हैं। कॉमन साइज वाले में फॉर्मेट यही रहेगा, बस परसेंटेज जो निकाला जाएगा, पहला तो एब्सोल्यूट चेंजेस नहीं निकलेगा, और दूसरा जो परसेंटेज निकाला जाता है उसमें वो परसेंटेज प्रीवियस ईयर या बेस ईयर पे नहीं निकाला जाता। कॉमन साइज में जितने भी परसेंटेज निकाले जाते हैं वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, किसके ऊपर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर निकाले जाते हैं। मतलब जितना भी परसेंटेज निकलेगा, नीचे के हर आइटम का परसेंटेज किसके ऊपर निकलेगा, सेल्स के ऊपर निकलेगा। ठीक है, जैसे आपके मन में क्वेश्चन आया कि फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ देखो, जैसे मान लो फिनेंशियल कॉस्ट सम्स में दिया हुआ है 10,000, ठीक है, फिनेंशियल कॉस्ट सम्स में दिया हुआ है कितना, 10,000। हम कॉमन साइज की बात कर रहे हैं और हमारा सेल्स कितना है, रेवेन्यू 2 लाख। तो हमने कहा कि इसका जो परसेंटेज निकलेगा वो ठीक इसके बगल में लिखा जाएगा, और किसके ऊपर निकाला जाएगा, रेवेन्यू के ऊपर। निकालने का तरीका क्या होगा, आपका फिनेंशियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100, मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इनटू 100 करेंगे, और ये परसेंटेज कितना आएगा, 5%। समझ रहे हैं। तो कॉमन साइज में जितने भी परसेंटेज निकलेंगे वो रेवेन्यू पे निकलेंगे, और कंपैरेटिव वाला में जो भी परसेंटेज निकलता है वो बेस ईयर या प्रीवियस ईयर पे निकलता है। कॉमन साइज में कोई एब्सोल्यूट चेंज नहीं दिखाया जाता, सिर्फ परसेंटेज, लेकिन कंपैरेटिव वाले में एब्सोल्यूट चेंज भी दिखाना पड़ता है। कॉमन साइज आपका 1 साल का भी हो सकता है, जैसे वो 1 ही साल का इंफॉर्मेशन दिया 2023 का, उसी का बनाओ, लेकिन कंपैरेटिव जब भी देगा उसमें 2 साल का इंफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, कॉमन साइज में अगर 2 साल का दे दिया तो दोनों साल का परसेंटेज अलग अलग निकलेगा, 2023 का अलग, 2024 का अलग। लेकिन कंपैरेटिव वाले में 2 साल का दिया है तो दोनों का कंपेयर करके एक ही परसेंटेज निकाला जाएगा। समझ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब सम्स में जाएंगे तो दोनों पार्ट का सम्स एक साथ करके देख लेंगे, कंपैरेटिव वाला भी और कॉमन साइज वाला भी। क्लियर है। तो यहां तक आप लोग एक बार देख लीजिए, मन में कोई डाउट हो तो फिर से एक बार पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।